ठीक है। सो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल, यही देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कल जितनी भी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या क्या दिखा था हम लोगों ने? सबसे पहले निकाला था पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या देखा था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, फिर क्या देखा था? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ ऑर्बिट। तो क्या क्या था सबसे पहले देख लो। रेडियस, जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कितना आया था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या था? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट। फिर क्या था? वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, क्या था? 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, जेड बाई एन। क्या चीज में था? वेलोसिटी किस में दिया था हम लोगों ने? बताओ, वेलोसिटी किस में था? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी। अब एनर्जी यहां पे ये किसको सिग्निफाई करता है? टोटल एनर्जी को। किसको सिग्निफाई करता है? टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी कितना आया था? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही आया था। यही तीन चीजें देखी थी हम लोगों ने कल। अरे हाँ कि ना? अब ये एनर्जी से ही अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्या? मान लो अगर तुमसे ये बोला जाए, क्या बोला जाए? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाँ कि ना? वही अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ दूं, E2 एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, तो ये कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड की वैल्यू तो सबके लिए सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ही सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि सेकंड के लिए निकालते थे 2 का स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या आएगा? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो? यही अगर मैं पूछ दूं E3 यानी एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितना आएगा? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही मैं कैलकुलेट कर लूं E4 के लिए, तो क्या आ जाएगा? E4 के लिए -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितनी आएगी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर मैं वही कैलकुलेट कर लूं E5, क्या कैलकुलेट कर लूं? E5 यानी कि एनर्जी ऑफ फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट्स में ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? तो ये पांचों
ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल आपको याद है अगर, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये सारे ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। कैसे सर? मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू कितनी है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यू कितनी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E5 की वैल्यू कितनी है? -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ कि ना? बोलो यार, क्लियर है इतना? अब मान लो ये तो सर हाइड्रोजन के लिए है, ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मान लो तुमसे किसी और का पूछ दे, तुमसे मान लो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल अगर तुमने याद कर लिया तो कैसे आसान ही होता है किसी भी एलिमेंट का एनर्जी लेवल निकालने का। जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया Li2+ का एनर्जी लेवल बताओ, तो अब तुम फिर से कैलकुलेशन करने जा रहे हो, है ना? तो या फिर मान लो तुमसे पूछ दिया He+ का बताओ, ये सारे हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? तो उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, जो भी तुमने हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल निकाला है, जो भी तुमने हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल्स निकाले हैं, मतलब E1, E2, E3, E4 और E5, इसमें आपको बस Z² से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? Z² से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ Z², जिस भी आप एलिमेंट का एनर्जी लेवल चाहते हो, जिस भी स्पेसीज का आप एनर्जी लेवल चाहते हो, उसका एनर्जी लेवल आपको सारे सामने निकल के आ जाएगा। अगर मान लो Li+ का पूछ दिया, Li एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3, तो E1 पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3 का, तो ये जो आएगा वो किसका आएगा? Li का फर्स्ट एनर्जी लेवल। किसका आएगा? Li का फर्स्ट एनर्जी लेवल। समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे ही सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना यार बोलो? ये आएगा जो कितना आया था, -3.4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, -1.51 इंटू 3 का स्क्वायर, -0.85 इंटू 3 का स्क्वायर, -0.51 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, E2, E3, E4, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ कि ना? पक्का? राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, उसके बाद आप लोग एक छोटा सा कन्वर्जन भी याद रखिएगा। छोटा सा कन्वर्जन कहाँ काम आएगा मैं आपको बता दूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक PYQs किया था, और इस बार के JEE मेंस के मतलब PYQs में ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, यूनिट्स का कन्वर्जन। जो आपको आंसर्स दिया रहता है एनर्जी लेवल का, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ना देके बहुत जगह किलो जूल में दे दिया। किसमें दे देगा? किलो जूल पर एटम में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? कहाँ बात कर रहे हैं? डिस्टरबेंस होता है, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 96.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 96.5 किलो जूल पर मोल होता है। क्लियर है? अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। बनाइए क्वेश्चन को। हाँ हाँ,
ठीक है, देखें आया, इसका आंसर क्या आया? हाँ, डी। गुड, सो डी इज द राइट आंसर। कैसा आया देखते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स को निकालना पड़ेगा। फर्स्ट, जैसे रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये किस में होता है? आर्मस्ट्रांग में होता है। अरे बोलो, अब 0.529 कौन से? द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोला है। और किसका फर्स्ट ऑर्बिट बोला है? जेड क्या रहेगा? हाइड्रोजन एटम का। तो दैट्स वाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आ गया ये? 0.529 आर्मस्ट्रांग। अरे हाँ कि ना। अब ये पूछा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस आ रहा है, ये इसमें से किसके लिए वो सेम होगा? किसके लिए सेम होगा? फर्स्ट ऑर्बिट। तो चेक करना पड़ेगा आपको हर एक ऑप्शन लगा के। जब आप b+3 का चेक करिएगा, आइए डायरेक्ट चेक कर लेते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, b का n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो 0.529 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 2 का स्क्वायर 4। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 कटेगा, कितना आ गया? 0.529 आर्मस्ट्रांग। तो समझ में आया कैसे होगा सेकंड ऑप्शन? क्लियर है? चलिए नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ PYQ फ्रॉम JEE Mains 2020। राइट इट डाउन अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो। क्या आंसर आया? डी। ओके, करेक्ट। सो डी इज द राइट ऑप्शन, 4a0/3। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने। कह रहे द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0 इज Li+2। अब ये जो बोर रेडियस है ना, बोर रेडियस जो हम लोग लिखते हैं रेडियस nth ऑर्बिट का 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? a0 डायरेक्ट दे रखी है कि नहीं दे रखी है? तो कह रहा है कि सेकेंड बोर ऑर्बिट निकालिए। कौन सा ऑर्बिट के लिए? सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0 ऑफ Li+2। अब निकालिए a0 इंटू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जेड है। जेड किसके लिए? लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये हो गया 3, तो कितना हो गया? 4a0/3। तो आसान आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है, ये है JEE एडवांस 2023 का। क्या इसका आंसर? ना, कैलकुलेट करिए, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को, पॉज करके देखिए। आइए देखते हैं इसको। कह रहा है, समझिए पहले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या कह रहा है कि फॉर अ, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बट हाँ कर सकते हैं हम लोग इसको। कह रहा है फॉर अ हीलियम प्लस अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अब ये वर्ड इसने यूज क्या किया? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, मतलब जैसा भी हो, समझ में आया? टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना पिकोमीटर टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना पिकोमीटर। अब समझिए, कह रहा है कि मान लीजिए ये दो ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिस्ट करके लेट सपोज यहां आ रहा है, ठीक है। इस ऑर्बिट का रेडियस अगर लेट्स कितना दिया हुआ है 105.8 पिकोमीटर, और इस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है आपको 26.45 पिकोमीटर। अरे हाँ कि ना? ऑफ द इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ पूछा आपको इस इमिटेड फोटोन का, बताइए कैसे निकालेंगे?
पहले तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास दिमाग में एक ही फॉर्मूला घूम रहा है, क्या? 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ा हमने। अरे हाँ कि ना? हमें दिख रहा है आर की वैल्यू हमें यहां पे गिवन है, जेड हमें पता है। क्यों पता है सर? एच प्लस की वजह से। हमें क्या पता नहीं है? n1 पता नहीं है, और अगर n1 n2 पता चल जाए तो हम लोग सीधे वेवलेंथ निकाल सकते हैं, किसमें? नैनोमीटर में। अरे हाँ कि ना? तो अब n1 n2 पता करने के लिए क्या करें सर? n1 n2 पता करने के लिए क्या करें? हमें देखिए ये रेडियस गिवन है पिकोमीटर में, ये क्या गिवन है? रेडियस। अरे हाँ कि ना? तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट रेडियस के फॉर्मूले पे, यहां पे मैं इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वाले पेज पे। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? 0.529 इंटू आर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अरे हाँ कि ना? लेकिन ये किस में होता है? आर्मस्ट्रांग में। किस में होता है? पिकोमीटर में ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन स्क्वायर बाई। ये क्वेश्चन नीट में भी इस बार आया था, इस बार नीट में भी आया था। रेडियस और एनर्जी एच प्लस और एक और एलिमेंट था, याद नहीं आ रहा है इसमें से मुझे, Li+2 का, जिसमें हमें जो रेडियस की जो वैल्यू, एन और की जो वैल्यू लेनी थी वो कितनी लेनी थी? 52.9 लेनी थी, और आंसर रेडियस का किस में आ रहा था? पिकोमीटर में आ रहा था। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो रेडियस यहां से निकाल लो। एक का है रेडियस कितना दिया है? पहले का रेडियस कितना दिया हुआ है? 105.8, यानी कि हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं 105.8 52.9 इंटू एन की वैल्यू पता नहीं है, जेड की वैल्यू पता है कितनी? 2। तो जरा आप यहां से गौर से देखिए, यहां से ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी क्या? 2 इंटू 2 4, एन स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एन की वैल्यू 2। क्लियर है? तो एक तो पता चल गया। अब ये n1 है कि n2 है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह सकते हो कि सर अब जाहिर सी बात है n2 है तो 2 से 1 आ जाए, क्या पता 2 से 1 ही आ गया। लेकिन एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। तो जब हम लोग चेक किए तो दूसरे के लिए जो हमारा रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 26.45। तो 26.45 इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई 2। ये देखिए ये 2 बार में कटा, ये 2 से 1 बार में कटा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 1। अब इसमें से कौन n1 है कौन n2 आराम से निकाल लोगे। क्यों? बिकॉज n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। तो ये हो गया n2 और ये हो गया n1। तो अब इस फॉर्मूले में आप लोग डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है आपको? 2.2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? इसको सॉल्व करिएगा, यहां से आपको लैम्डा पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस? अरे हाँ कि ना? चलिए, क्या? हाँ, E इक्वल्स टू, अच्छा, हाँ, कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज x, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो 0.529, इसको डायरेक्ट a0 मान लो, पिकोमीटर में निकाल लेते हैं हम लोग, रेशियो ही तो निकालना है, पिकोमीटर में निकालो, आर्मस्ट्रांग में निकालो, क्या फर्क पड़ता है। अरे आगे ना, तो a0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? 1। जेड क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? a0 बाई 2। ठीक है, ये पहला आ गया। दूसरा जो आएगा, टू द रेडियस ऑफ बोर्स थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो बोर्स थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? a0 इंटू
थर्ड का हो जाएगा तो एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन है तो 1, तो कितना हो जाएगा 9 ए नॉट। हाँ कि ना? आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट और थर्ड का रेशियो यानी कि R1 अपॉन में R3 पूछा है, तो ए नॉट बाई 2 ये पूछा है ना? क्या? अच्छा रेशियो नहीं पूछा, ओके। क्या पूछा फिर? रेडियस सिंपल है फिर तो यार, ए नॉट की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, 2R1 है ना, तो यहां पे R3 क्या आ जाएगा 9 इंटू 2R1। अरे हाँ कि ना, पुट कर दिया ना, तो कितनी आ गया 18 टाइम्स। तो R1 कितना दिया हुआ है x, तो यहाँ पे 18 R1 की जगह क्या हो जाएगा 18x। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, तो ये भी था, एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तो बहुत सारा टाइप का क्वेश्चंस कवर करना बाकी है, ठीक है। अभी एक हो सकता है तो पीवाईक्यूज की सीरीज भी अभी हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का लिमिटेशंस क्या क्या है? तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाँ कि ना? क्लियर है? दूसरा, इट failed to explain Zeeman effect। It failed to explain Zeeman effect। अब Zeeman effect क्या होता है? जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? Zeeman effect। तो वो ये नहीं बता पाया था कि क्यों स्प्लिट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाते थे, तो वो ये बता ही नहीं पाता था कि क्या हो, क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जीमन इफेक्ट। क्लियर है? तीसरा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है? तो स्टार्क इफेक्ट और जीवन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरा लिमिटेशन। चौथा हो गया आपका, अब लिखिए। चौथा लिमिटेशन ये था कि जो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया था, सीरीज ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, सब जो सीरीज बताई थी, तो जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से जब इसको और डिटेल, एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, जब उससे देखा गया तो उस लाइंस के अंदर 2-3 और लाइंस मिले। लाइमन सीरीज का जो एक एक लाइन है ना, उसके अंदर 2-3 और लाइंस मिले। तो दूर से देखने पे लग रहा था वो एक लाइन, लेकिन उस लाइन के अंदर सेवरल और भी लाइंस थे, तो ये भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये लिख लेना, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसा लिख लेना, इट फेल्ड splitting of
ठीक है। पांचवा और सबसे आखिरी लिमिटेशन इसका क्या था कि इट ब्रेक्स द, इसका जो जितने भी ये जो किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है, वायलेट कर रहा था। लिख लेना, इट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट इट डाउन। ये नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? हमने रेडिएशन का दो नेचर देखा है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, रेडिएशंस का, लाइट का। अब ये मैटर का ड्यूअल नेचर कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन ही मान लो, तो इलेक्ट्रॉन एक अपना वेव नेचर भी शो करेगा और एक पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है। भैया इलेक्ट्रॉन का मास है, अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो मास के होने की वजह से तो पार्टिकल नेचर शो कर ही रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का एक अपना वेव नेचर भी होगा। ये किसने एक्सप्लेन किया था? डी ब्रॉगली ने। किसने एक्सप्लेन किया था? डी ब्रॉगली ने, कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। क्लियर है? और इन्होंने उस वेव का वेवलेंथ बताया था। जैसे इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल नेचर पहले से होता है, सबको पता है, लेकिन वेव नेचर बताया इन्होंने कि वेव नेचर भी होता है, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी इन्होंने नहीं बताया। और उस इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनका दोस्त, उस वेव को, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो उस वेव का वेवलेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि बराबर आता है h अपॉन mv के। किसके बराबर आता है? h अपॉन mv के। इसको लोग h अपॉन mv क्या होता है? मोमेंटम, तो इसको h अपॉन p भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ ओके, h तो पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपना, और ये लैम्डा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? ठीक है। अब इस वेवलेंथ को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे सर? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ कि ना? यहां से एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2k, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? अंडर रूट, वी डायरेक्ट निकाल लो, अंडर रूट 2k बाई एम। अरे हाँ कि ना? अब इस v को डायरेक्ट कहां पुट कर दो? इसमें h अपॉन एम में। तो यहां पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h अपॉन एम इंटू अंडर रूट 2m के ई अपॉन में अंडर रूट m। अब ये अंडर रूट m टाइम्स में कट जाएगा, अरे हाँ कि ना? तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वो कितनी आ जाएगी? h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। अंडर रूट 2m के, लिख लीजिए।
ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। अब मान लो ऐसा, for a charged particle q, एक चार्ज पार्टिकल क्या है, q है, और उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है, उसकी जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो हो गया v। तो उस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, q इंटू v। क्या होगा, q इंटू v। अब यहां पे इसको हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं किसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। क्या होता है सर, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई की वैल्यू वहां से उठा के यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी। लैम्डा क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है ना, राइट इट डाउन। हो गया, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं आप लोगों को, ये हर जगह काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब आप लोग पीवाईक्यूज करोगे या जनरल क्वेश्चंस भी जब आप मॉड्यूल्स के लगाओगे तो वहां पे दिखेगा कि ये फॉर्मूला जिसको याद है, ये रिलेशन जिसको याद है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार मतलब 2019, 2020 और 2021 3 साल लगातार जेईई मेंस में ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, अब जिसको ये रिलेशन आता है उसके लिए आंसर निकालना 2 मिनट का काम है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है लिख लीजिएगा पहले, इंपॉर्टेंट रिलेशंस या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये 3 चीज हम लोग देखेंगे, हाँ कि ना। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है इलेक्ट्रॉन का वो आता है 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन का आता है वो आता है 0.286 अपॉन में रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल आता है वो आता है 0.101 अपॉन में रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों का तीनों रिलेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ये इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सर न्यूट्रॉन का नहीं होता, होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होता है। क्या होता है ये वो भी देख ही लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन 0.286 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, रूट काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये लैम्डा तो आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा ही। क्लियर है, राइट इट डाउन। न्यूट्रॉन का भी लिख लीजिए। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन अभी फिलहाल।
आया कुछ? ट्राई करें। देखिए देखते हैं, निकल जाएगा, आसान है। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल है जिसका मासेस 2m और 3m है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखा है, यानी कि ke1 इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, ke2, ये तो आपको गिवन है। देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर इन द रेशियो, कोई बात नहीं। लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 पूछ रहा है, मान लो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, क्या होता है, अंडर रूट 2m, सॉरी h अपॉन में अंडर रूट 2m ke1 और h अपॉन में अंडर रूट 2m ke2। जब डिवाइड करें तो h से h गया, ke1 से रूट ke1 से रूट ke2 गया, अरे हाँ कि नहीं, ये 2 से 2, अच्छा ये m1 है, ये m2 है, तो यहां पे जो आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आएगा, वो क्या आएगा, अंडर रूट m2 अपॉन में अंडर रूट, यही आएगा क्या, अरे हाँ कि ना। m2 कितना दिया हुआ है, अंडर रूट में 3m अपॉन में अंडर रूट में 2m, तो कितना आ गया, अंडर रूट 3/2, यानी √3 रेशियो √2, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए जिसको वो रिलेशन याद है उसके लिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। जिसको ये वाला रिलेशन याद है, ये रिलेशन जिसको याद है, क्या उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने 2 मिनट का काम है, अरे हाँ कि ना। देखो भाई कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 किलो वोल्ट। अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है, वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 12.27 अपॉन में √v, अरे हाँ कि ना, किसमें होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो गिवन है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 किलो वोल्ट, ये गिवन है। क्या ये x इंटू, अच्छा ये तो चलो निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट, 12.27 अपॉन में √v कितना हो जाएगा, √40v, अरे हाँ कि ना। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 किलो वोल्ट को 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट, अरे हाँ कि ना यार। यानी कि मैं यहाँ पे ये इसको ऐसा सॉल्व कर सकता हूं क्या, कि 12.27 अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁴ रूट में, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, 12.27 अपॉन में 2 इंटू 10⁻² आ जाएगा, तो 200। अच्छा ये हटा दो, 12.27 नीचे ले आओ, 100 आ जाएगा ये भी। ये 2 से घटा दो, कितने बार में घटे, 2 6 1 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अरे बोलो यार, हाँ √v, यही तो है, हाँ तो ठीक है, x की वैल्यू आप निकाल लोगे, क्या देखना है वहां पे, 10⁻⁻12। अच्छा ये ध्यान रखना, ये किस में है, आंसर किस में देना लाना है, मीटर में, तो पहले कन्वर्ट करना होगा, कितना, इंटू 10⁻⁻, इसे मल्टीप्लाई कर दो, -10 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाएगा आसानी से। क्लियर है? चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेते हैं हम लोग।
कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एनी ऑर्बिट। मान लो ऑर्बिट है जो है तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट। तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म होंगे? सेकंड ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म होंगे? तो उसका एक रिलेशन आता है और वो रिलेशन है 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। और इस रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेंस में, 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये 2 पाई आर एन क्या है सर? मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एटम रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो जब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठा रोटेट करना और ये पूरा रोटेट करके यहां पे आया, पूरा राउंड कंप्लीट किया, तो कितना पाथ चला ये? 2 पाई आर। कितना पाथ चला ये? 2 पाई आर। एन हो गया nth ऑर्बिट में। एन का मतलब क्या? nth ऑर्बिट में। क्लियर है? तो जितना ये पाथ चलेगा जिस ऑर्बिट में, उतना ही उसका क्या होगा? बोलो, वेवलेंथ हो। उतना ही नंबर ऑफ वेव्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो सेकंड ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तो 2 वेव्स, थर्ड ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तो 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तो, और 10वें ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तो 10 वेव्स। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज ये n की वैल्यू क्या है? 2 ही है। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसके लिए जो वेवलेंथ होगा मान लो ऐसे होगा। ठीक है? क्लियर है? मान लो n इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है? इसके लिए कैसा होगा सर? ये ऐसे ऐसे ऐसे। देखो तो जरा कितनी बार वेव्स बाहर जा रहे हैं? 1 2, इसमें 1 और। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अरे हाँ कि ना? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क में, आप लोग करके लाइएगा उसको। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फाइंड डी ब्रॉगली wavelength of proton in 5th Bohr's orbit. Find d Broglie wavelength of proton in 5th Bohr orbit. ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है? तो आज रखेंगे यहीं तक। बाकी हम लोग कल के क्लासेस में आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? और हो सका तो क्वेश्चंस भी पहले मैं एक बार सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें हम लोग, ठीक है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंबाइंड क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। देन हम लोग हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे मूव करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।